हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर दोस्तों 19 दिसंबर 2016 का है ये, जिस पे हम दोस्तों 15 क्वेश्चन की बात करेंगे। दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है कौन सी दोस्तों। पहला ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है किंडर गार्डन। दूसरा ऑप्शन हमारे पास दोस्तों है मांटेसरी, मारिया मांटेसरी। तीसरा ऑप्शन दोस्तों है डैक-राली। और चौथा ऑप्शन दोस्तों है अभिकर्मित अनुदेशन। तो दोस्तों भाषा शिक्षण की पद्धति कौन सी नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा अभिकर्मित अनुदेशन। ये अभिकर्मित अनुदेशन दोस्तों क्या है, तो दोस्तों ये भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। यह केवल अधिगम से संबंधित होता है। अभिकर्मित अनुदेशन क्या होता है, अधिगम से संबंधित होता है, लेकिन ये भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। जबकि दोस्तों ये किंडरगार्टन, मांटेसरी, डैक-राली ये सब दोस्तों अनुदेशन प्रणाली हैं। दोस्तों क्या है, अनुदेशन प्रणाली यानी भाषा शिक्षण पद्धति। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जानी जाए, यह कथन किसका है या यह मानना है। पहला ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है मांटेसरी का। दूसरा ऑप्शन दोस्तों है महात्मा गांधी का। तीसरा ऑप्शन दोस्तों है फ्रॉबेल का। और चौथा ऑप्शन किलपैट्रिक का है। तो बालक को प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, यह कथन किसका है। तो दोस्तों ये जो कथन है दोस्तों महात्मा गांधी का है। किसका दोस्तों, महात्मा गांधी का। बाकी दोस्तों जो हमारे पास तीन ऑप्शन बचे, मातृभाषा से इनका कोई संबंध नहीं है, जो हमारे पास तीनों ऑप्शन बचे। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी हमें निगेटिव बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास पहला ऑप्शन है आगमन प्रणाली। दूसरा ऑप्शन दोस्तों है निगमन प्रणाली। तीसरा ऑप्शन दोस्तों अव्याकृति प्रणाली। और चौथा ऑप्शन दोस्तों कक्षाभिनय प्रणाली। तो दोस्तों आगमन प्रणाली क्या होती है, यानी उदाहरण से नियम की ओर। और निगमन प्रणाली क्या होती है, नियम से उदाहरण की ओर। और तीसरा ऑप्शन अव्यकृति प्रणाली है। और चौथा ऑप्शन कक्षाभिनय प्रणाली है। तो दोस्तों व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, तो ये हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि कक्षाभिनय प्रणाली का व्याकरण से कोई संबंध नहीं है दोस्तों। बाकी जो दोस्तों हैं आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली एवं अव्याकृति प्रणाली, ये व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त हैं, यानी उसके लिए उपयोगी माने जाते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। पहला ऑप्शन दोस्तों बनारस है। दूसरा ऑप्शन मिर्ज़ापुर है। तीसरा ऑप्शन इलाहाबाद है। चौथा ऑप्शन लखनऊ है। तो दोस्तों आनंद कादम्बनी पत्रिका है, इसका प्रकाशन कहाँ से होता है ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो प्रकाशन होता है वो मिर्ज़ापुर से होता है। क्या दोस्तों, मिर्ज़ापुर से। और कौन से वर्ष में हुआ दोस्तों इसका प्रकाशन, तो दोस्तों 1881 में हुआ। और इसके जो दोस्तों संपादक हैं वो कौन से हैं, चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन जी हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है हमारे पास कि आदिकाल की रचना है। पहला ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है, यानी आदिकाल की रचना इनमें चारों में से कौन सी है वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है अखरावट। दूसरा ऑप्शन दोस्तों छत्रसाल दशक है। तीसरा ऑप्शन दोस्तों दीपशिखा है। और चौथा ऑप्शन है खुमार रासो। तो दोस्तों जो आदिकाल की रचना है वो है खुमार रासो। कौन सी दोस्तों, खुमार रासो। बाकी तीनों दोस्तों आदिकाल की रचना नहीं है। अब आदिकाल की जैसे और भी रचना है, जैसे बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, ये सब भी दोस्तों आदिकाल की रचनाएं हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजनाओं में उद्देश्य कथन आता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजनाओं में उद्देश्य कथन आता है कब। पहला ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है पूर्व ज्ञान। दूसरा ऑप्शन दोस्तों प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात।
तीसरा ऑप्शन दोस्तों आदर्श वचन के पश्चात। चौथा ऑप्शन दोस्तों मौन वचन के पहले। तो दोस्तों इसमें उद्देश्य कथन कब आता है हिंदी गद्य शिक्षण में? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, प्रस्तावना प्रश्न के बाद। क्या दोस्तों? प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात क्या आता है दोस्तों? उद्देश्य कथन। कहाँ पर? तो हिंदी गद्य शिक्षण में। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यानी 7 नंबर। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन है कि शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है वाक्य प्रयोग। दूसरा ऑप्शन दोस्तों व्याख्यान है। तीसरा ऑप्शन दोस्तों भ्रमण है। और यहाँ पर चौथा ऑप्शन है चित्र निर्माण। तो यहाँ पर हमें सर्वाधिक उपयुक्त बताना है, यानी सर्वाधिक में मैंने बताया दोस्तों कि सर्वाधिक का मतलब है कि इसमें 2-3 ऑप्शन और सही होंगे, लेकिन उनमें से बेस्ट आपको बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला ऑप्शन दोस्तों कि शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हो तो कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है, तो दोस्तों चित्र निर्माण में शब्द का अर्थ नहीं स्पष्ट हो पाएगा। व्याख्यान में, भ्रमण में भी शब्द का अर्थ नहीं स्पष्ट हो पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम प्राइमरी जूनियर लेवल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ व्याख्यान नहीं होगा, ग्रेजुएशन पे नहीं कि व्याख्यान मेथड चल रहा है भाई। पहला ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा, वाक्य प्रयोग। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया? अब दोस्तों इस क्वेश्चन को एकदम रट लीजिए, क्योंकि भैया इसमें कोई ट्रिक उरिक नहीं, जब तक एकदम रटा रहेगा जुबान पे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। पहला ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है 1971 ईस्वी में। दूसरा है 1972। तीसरा है 1973 और चौथा है 1974। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था भैया उर्वशी के लिए, किसको? रामधारी सिंह दिनकर जी को। तो मिला था सन 1972 ईस्वी में। इसको दोस्तों याद कर लीजिए, लिख लीजिएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निरामिष किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन दोस्तों मांस रहित भोजन को। दूसरा ऑप्शन दोस्तों मोक्ष का इच्छुक। तीसरा ऑप्शन है रात्रि में विचरण करने वाला। और चौथा ऑप्शन दोस्तों मृत्यु का इच्छुक। तो निरामिष किसे कहते हैं दोस्तों? तो मांस रहित भोजन। अब यहाँ पर रहित का मतलब यानी मांस उसमें नहीं है दोस्तों। रहित का मतलब मांस नहीं है। अभी ही यहाँ पर होता मांस युक्त, तो इसका मतलब मांस है उसमें। तो यहाँ पर मांस रहित मतलब मांस उसमें नहीं है। तो निरामिष किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन को। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, शहद शब्द है, क्या है दोस्तों? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, आगत है। तो दोस्तों जो शहद शब्द है ये हमारा आगत शब्द है। क्या दोस्तों? आगत। यानी चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, यानी जो तत्सम तद्भव और देशज शब्दों से पृथक होता है, तो इसे हम आगत कहते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बताया दोस्तों तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं और तद्भव शब्द हिंदी के शब्द होते हैं। और देशज शब्द जैसे जो दोस्तों हम आम भाषा में यानी क्षेत्रीय या दोस्तों मातृभाषा में प्रयोग करते हैं उसे देशज शब्द कहेंगे। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारे पास 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो पहला ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है जंगल। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों स्त्री। तीसरा ऑप्शन दोस्तों पुस्तक। चौथा ऑप्शन है व्यवसायी। तो दोस्तों वनिता शब्द का प्रयोग हम स्त्री के अर्थ में करते हैं, किसके? स्त्री के अर्थ में। फिर दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों है, मुकुंद किसका पर्याय है? पहला ऑप्शन दोस्तों विष्णु का। दूसरा ऑप्शन दोस्तों शिव का। तीसरा ऑप्शन सूर्य का। चौथा ऑप्शन दोस्तों कामदेव का। तो यहाँ पर दोस्तों मुकुंद जो पर्यायवाची है किसका है? तो ये दोस्तों विष्णु भगवान का है, यानी विष्णु जी का है। इसके दोस्तों जो अन्य पर्याय हैं जैसे दोस्तों चक्रपाणि हैं, उपेंद्र हैं, चतुर्भुज हैं, गरुड़ध्वज हैं, विशुंभर हैं। तो दोस्तों और भी बहुत सारे अन्य पर्यायवाची हैं। फिर दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, काहे री नलिनी तू कुम्हा लानी। फिर अगली लाइन दोस्तों, तेरे ही नाली सरोवर पानी। काहे री नलिनी तू कुम्ह लानी,
तेरे ही नाल सरोवर पानी। यहाँ पर पंक्ति के रचनाकार कौन है ये हमें बताना है दोस्तों। पहला ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है जायसी, दूसरा ऑप्शन दोस्तों रैदास हैं, तीसरा ऑप्शन दोस्तों कबीर हैं और चौथा ऑप्शन दादू हैं। तो यहाँ पर जो दोस्तों इस यानी पंक्ति के जो जो रचनाकार हैं वो कौन है दोस्तों, कबीर जी हैं। कौन है दोस्तों, कबीर जी। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यानी 14 नंबर। ये क्वेश्चन दोस्तों क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है। पहला ऑप्शन दोस्तों माटी का फूल है, दूसरा ऑप्शन दोस्तों चिंतामणि है, तीसरा ऑप्शन दोस्तों क्षण बोले कण मुस्काए, चौथा ऑप्शन दोस्तों आलोक पर्व है। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध संग्रह है वो कौन सा दोस्तों, तो चिंतामणि है। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है। पहला दोस्तों बारात कौमा बसंत, दूसरा ऑप्शन दोस्तों बारात कौमा बसंत, तीसरा ऑप्शन दोस्तों बारात कमा बसंत, चौथा ऑप्शन दोस्तों बारात कमा बसंत। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि वर्ण और मात्रा में केवल यहाँ पर अंतर है। तो यहाँ पर हमें सही यानी शुद्ध जो युग्म है वो बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सही, बारात कमा बसंत। यानी ये वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, हम सभी नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। थैंक यू।